नमस्कार बाल मित्रों, कैसे हो सब। स्टैंडर्ड 6 हिंदी। आज का आपका जो सब्जेक्ट है वो ग्रामर है। तो ग्रामर में आप काल समझने का प्रयत्न करेंगे। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। हम जो दैनिक क्रिया करते हैं, जो भी क्रिया है, वो सब वर्णन करने के लिए हमें काल का प्रयोग करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो काल क्या है? टेंस। काल क्या है? तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। और काल के भेद कितने हैं? तो 3 भेद है। मुख्य 3 भेद है काल के, वो हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यतः काल। अब भूतकाल के फिर 6 भेद है। उसे पेटा प्रकार भी कहते हैं। भूतकाल के 6 प्रकार है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। फिर से देखिए, भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। मुख्य 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। देखिए ये वाक्य, गाय घास चर रही है। गाय घास चर रही है। हमने खाना खाया। उसे कल पुरस्कार मिलेगा। तो ये कौन कौन से वाक्य है? कौन से काल के है ये वाक्य? गाय घास चर रही है, जिसमें क्रिया चालू है। अभी क्रिया चालू है। कौन सी क्रिया? तो घास चरने की, घास खाने की क्रिया अभी चालू है। तो वो है क्या? वर्तमान काल। हमने खाना खाया। थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले, उसमें क्या फर्क है ये देखिए। हमने खाना खाया, हमने खाना खा लिया है। हम खाना खाएंगे ऐसा नहीं कहा है, हमने खाना खाया। तो क्या है? भूतकाल है। उसे कल पुरस्कार मिलेगा। अभी मिला नहीं है, ठीक है, अभी मिला नहीं है और मिल रहा भी नहीं है, मिलने वाला है। भविष्य में मिलेगा, कल भविष्य में मिलेगा। क्या? तो कि भविष्य में पुरस्कार मिलेगा, उसे कल पुरस्कार मिलेगा। तो ये है भविष्य काल का उदाहरण, ठीक है। अब हम सभी काल और उसके जो पेटा प्रकार है वो पहले से हम देखते हैं। देखिए, हमने पहले ही समझाया आपको, ये तीनों वाक्य देखिए ध्यान से, कि गाय घास चर रही है, हमने खाना खाया, उसे कल पुरस्कार मिलेगा। अब देखिए, जो ये वाक्य जो है उसमें खाया, खाना खाया, तो खाया, मिलेगा, क्रियाओं से कार्य होने या करने से भिन्न भिन्न समय का बोध होता है। यहाँ समय का बोध होता है, भिन्न भिन्न समय का बोध होता है और बोध हो रहा है। इस समय को काल कहते हैं। भिन्न भिन्न समय का बोध हो रहा है, इसे काल कहते हैं। तो शॉर्टकट में अगर आप कहें तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। देखिए, जो व्याख्या है वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद है कितने? 3। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल।
जो मैंने यहाँ लिखा है। ये है काल के भेद। अब भूतकाल, तो भूतकाल देखते हैं। तो भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। देखते हैं उदाहरण। वह खेल रहा था। नेक्स्ट, उसने पुस्तक पढ़ी। यहाँ वह खेल रहा था, तो क्या है, खेलने की क्रिया जो है वो समाप्त हो गई है, और खेलने की क्रिया समाप्त होने का बोध यहाँ होता है। तो कौन सा समय है, तो वो है भूतकाल। और दूसरा नेक्स्ट उदाहरण देखिए। तो हमने पुस्तक पढ़ी, तो ये क्या है, तो ये भी पढ़ने की जो क्रिया है वो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट, वह खाना खा चुका था। खाने की क्रिया जो है वो पूर्ण हो गई थी, खाने की क्रिया समाप्त हो चुकी थी, ये बोध यहाँ दिखाई देता है। तो वह खेल रहा था, उसने पुस्तक पढ़ी, वह खाना खा चुका था। तो ये जो वाक्य है उसमें खाना खा रहा था, खेल रहा था, तो रहा था, फिर पढ़ी और चुका था, ये क्या है, तो ये जो शब्द है वो आदि क्रियाओं से भूतकाल का बोध हो रहा है। ये जो सभी जो शब्द है उससे क्रियाओं से भूतकाल का बोध हो रहा है। क्या, क्रियाओं से भूतकाल का बोध हो रहा है। कौन सी क्रियाओं से, तो खेल रहा था, उसमें रहा था, पुस्तक पढ़ी, उसमें तो पढ़ी, और वह खाना खा चुका था, तो चुका था, जो आदि क्रियाओं से भूतकाल का बोध हो रहा है। भूतकाल के जो भेद है वो हम देखते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद है। कौन कौन से, तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। तो क्रमशः हम पहले जो ये भूतकाल के भेद है वो भेद समझने का प्रयत्न करेंगे। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये वाक्य जो है वो सामान्य भूतकाल का है। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, वहां सामान्य भूतकाल होता है। दाखला तरीके देखते हैं हम कि उसने खाना खाया। सामान्य भूतकाल में क्या है, देखिए उदाहरण। उसने खाना खाया, अनुज ने पत्र पढ़ा। तो क्या है इसमें, तो इसमें है कि क्रिया के जिस रूप से, देखिए बराबर व्याख्या, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, वहां सामान्य भूतकाल होता है। नेक्स्ट, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, वहां आसन्न भूतकाल होता है। कैसे, तो देखते हैं उदाहरण उसका। उसने खाना खाया, अनुज पत्र लिख चुका है, अनुज पत्र लिख चुका है। सीता वन में जा चुकी है। तो फिर से बता रही हूं मैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, वहां आसन्न भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, वहां आसन्न भूतकाल होता है। तो ये उदाहरण है कि उसने खाना खाया और अनुज पत्र लिख चुका है, सीता वन में जा चुकी है। पूर्ण भूतकाल कैसे पहचानते हैं हम, तो कैसे पहचान सकते हैं, तो देखिए,
क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में बहुत पहले, कार्य के भूतकाल में बहुत पहले समाप्त होने का बोध हो, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वह खाना खा चुका था, अनुज पत्र लिख चुका था। देखिए फिर से उदाहरण देखिए, वह खाना खा चुका था, अनुज पत्र लिख चुका था। फिर से देखिए, वह खाना खा चुका था। तो बहुत लंबे समय पहले जो समय हुआ उसका यहाँ बोध होता है। ज्यादा टाइम पहले, बहुत समय पहले उसने खाना खा लिया था। अनुज ने पत्र लिख चुका था, अनुज पत्र लिख चुका था, तो वो भी बहुत पहले पत्र लिख चुका था। तो क्या है इसमें? तो फिर से एक बार देखिए, क्रिया के जिस रूप से पूर्ण के, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में बहुत पहले समाप्त होने का बोध हो, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में बहुत पहले समाप्त होने का बोध हो, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल, तो आप कौन से वाक्य पढ़ेंगे और पढ़कर आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य पूर्ण भूतकाल का है, अपूर्ण भूतकाल का है या संदिग्ध भूतकाल का है, वर्तमान काल का है? तो अपूर्ण भूतकाल कैसे पहचानते हैं? तो देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में चल रहे होने का बोध हो, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कि देखिए, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, अनुज पत्र लिख रहा था। तो इसमें क्या है? तो कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में चल रहे होने का बोध हो। फिर से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में चल रहे होने का बोध हो, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। तो उदाहरण फिर से देखिए, वह खाना खा रहा था, अनुज पत्र लिख रहा था। तो ये हुआ हमारा अपूर्ण भूतकाल। देखते हैं आगे, संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। संशय है, शंका है, खाना खा लिया होगा या नहीं होगा, ठीक है। संदेह है इसमें। अनुज पत्र लिख चुका होगा, तो यहाँ भी संदेह है। कौन सा संदेह है? कि भूतकाल में पूरा होने का संदेह। जो कार्य है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, वह खाना खा चुका होगा, अनुज पत्र लिख चुका होगा, सीता वन में जा चुकी होगी, सीता वन में जा चुकी होगी। छात्र ने स्वाध्याय यानी कि होमवर्क कर लिया होगा, पूर्ण किया होगा। तो इसमें क्या है? संदेह है। ये जो सभी क्रिया है उसमें संदेह है। फिर से जो उसकी व्याख्या है वो हम देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कि वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका होगा, अनुज पत्र लिख चुका होगा, सीता वन में जा चुकी होगी। ये सब है संदिग्ध, संदेह जिसमें हो, जिस क्रिया में संदेह हो, ऐसी क्रिया को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट, हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारण नहीं हो सका, वहां हेतुमद भूतकाल होता है। देखते हैं कैसे। वह मेहनत करता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह
मेहनत करता तो उत्तीर्ण हो जाता। यहाँ जो अभी अभी कोरोना की परिस्थिति है उसका उदाहरण हम अगर ले तो अगर उसने ध्यान रखा होता तो उसे कोरोना नहीं होता। ठीक है। वर्षा हुई वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा हुई होगी, फिर से देखते हैं। वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होगी। तो यहाँ क्या है? हेतु मध्य भूतकाल में तो देखते हैं क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारण से नहीं हो सका, वहां हेतु मध्य भूतकाल होता है। देखते हैं फिर से उदाहरण उसका। वह मेहनत करता तो उत्तीर्ण हो जाता। वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होगी। वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ जो भूतकाल के सभी भेद है, 6 भेद, वो पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान काल। वाक्य को आप पढ़ो और आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य वर्तमान काल का है। तो देखते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चल रहे होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखते हैं बराबर। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चल रहे होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो उसके उदाहरण जो है वो पहले हम देखते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ कौन से काल है? तो कि वर्तमान काल। यहाँ क्रिया चालू है, वर्तमान काल है, यहाँ क्रिया चालू है, इसीलिए यहाँ वर्तमान काल का वाक्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, नेहा विद्यालय जाती है। नेहा विद्यालय जाती है। अनुष्का स्वाध्याय करती है। नौकर झाड़ू लगाता होगा। नौकर झाड़ू लगाता होगा। तो ये जो वाक्य है उसमें खेल रहे हैं क्या? तो के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें क्या है? खेल रहे हैं। फिर है जाती है, नेहा विद्यालय जाती है, तो उसमें कौन सी क्रिया है? तो के जाने की, जाती है। और नौकर झाड़ू लगाता होगा, उसमें क्या है? लगाता होगा। तो जो ऐसी क्रिया है, ये क्रियाओं को में क्या बोध होता है? तो कि वर्तमान काल के समय का बोध होता है, वर्तमान काल का बोध हो रहा है, इसीलिए ऐसे जो वाक्य है उसे वर्तमान काल के वाक्यों कहते हैं। भविष्यत काल। तो भविष्य काल के वाक्य आप कैसे पहचानोगे? तो देखिए, मैं कल बाजार जाऊंगी। मैं कल बाजार जाऊंगी। मैं कल आपका होमवर्क चेक करूंगी। संभवतः मेरा परीक्षा परिणाम मार्च में आएगा। राहुल कल मुंबई जाएगा। तो ये जो वाक्य है उसमें जाऊंगी, आएगा, जाएगा आदि जो क्रिया है वो क्रिया शब्दों से जो कार्य के भविष्यत काल में संपन्न होने का बोध होता है, इसलिए जो ये वाक्य है उसे भविष्य काल के वाक्य कहते हैं। देखते हैं फिर से उसकी व्याख्या। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो यहाँ आपके तीनों काल जो टेंस पूर्ण होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। और भूतकाल के जो 6 भेद है वो भी हमने देखे। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। तो यहाँ आपके जो तीनों काल पूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं अव्यय। अव्यय क्या है? तो देखिए,
जिस शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन न आए उन्हें अविकारी शब्द अर्थात अव्यय कहते हैं। मैं थोड़ा उदाहरण देती हूं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। बिल्ली मेज के नीचे है। बिल्ली मेज के नीचे है। तितलियां फूलों के ऊपर उड़ रही है। वह कल अवश्य दिल्ली जाएगा। तो ये जो वाक्य मैंने पढ़ा उसमें क्या है? तो पहला वाक्य जो है कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे। नेक्स्ट जो वाक्य है बिल्ली मेज के नीचे है, तो नीचे। फिर देखते हैं तितलियां फूलों के ऊपर उड़ रही है, तो उसमें क्या है? ऊपर। ऊपर जो शब्द है वो देखते हैं। और नेक्स्ट जो है वह कल अवश्य दिल्ली जाएगा। अवश्य आदि जो ऐसे शब्द जिन पर कर्ता के लिंग वचन पुरुष, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग जो पुरुष है या काल, किसी भी काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो या वर्तमान काल हो, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ऐसे शब्द कि जिस पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग किसी भी लिंग का वाक्य हो, किसी भी लिंग का वाक्य हो और किसी भी काल का वाक्य हो, कि भूतकाल का भी हो, भविष्य काल का हो, और भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, किसी भी काल का वाक्य हो, लेकिन ऐसे शब्दों पर उसकी कोई असर नहीं होती, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। ऐसे जो शब्द है उसे अविकारी शब्द या अव्यय भी कहते हैं। अव्यय आपको ज्यादा सरलता से याद रहेगा, ठीक है? तो ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। अब हम अव्यय की जो व्याख्या है वो देखते हैं। देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, चाहे कैसा भी वचन हो, तो वचन, फिर कारक या काल, काल क्या? तो किस काल तो कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, काल के कारण कोई परिवर्तन न आए, ऐसे शब्दों पर कोई परिवर्तन न आए उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब अविकारी शब्द जो है उसके भेद है वो हम देखते हैं। तो अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबोधक, संबंधक, नेक्स्ट समुच्चय बोधक और चौथा जो है वो विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण में क्या है? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या क्रिया विशेषण की व्याख्या क्या है? तो देखते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखते हैं उसके उदाहरण। खरगोश तेज दौड़ता है। रुद्र सत्य बोलता है। रुद्र सत्य बोलता है। वह अपना कार्य जल्दी कर लेता है। तो ये जो शब्द है उसमें तेज, सत्य, जल्दी और दौड़ता है, ये सब जो है ये क्रिया की विशेषता बताता है और इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद तो प्रथम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नेक्स्ट कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रथम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, द्वितीय है कालवाचक विशेषण, तृतीय है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चतुर्थ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये जो है वो क्रिया विशेषण के भेद है। तो संबोधक, संबोधक में क्या है? तो संबोधक जो विशेषण है उसमें क्या है? तो हम देखते हैं कि संबोधक वे अविकारी शब्द जो संज्ञा का, वे अविकारी शब्द, अविकारी अव्यय, ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ बताए उन्हें संबंधबोधक, संबंधबोधक कहते हैं। देखते हैं उसके उदाहरण। तो घर के सामने मंदिर है, संबोधन हुआ ना संबोधक कि घर के सामने।
रमा सीमा से सुंदर लिखती है। तो रमा सीमा से सुंदर लिखती है। कार के आगे स्कूटर खड़ा है। कार के आगे स्कूटर खड़ा है। तो ये जो वाक्य हमने देखा तो उसमें घर के सामने, तो सामने, फिर रमा सीमा सीमा से सुंदर लिखती है तो उसमें से सुंदर, कार के आगे स्कूटर खड़ा है तो के आगे, तो ये शब्द जो क्रमशः है वो घर का, मंदिर से, रमा का सीमा से और कार का स्कूटर से संबंध होता है। ये संबंध बता रहा है, इसलिए इन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। इन्हें जिसमें संबंध, क्या संबंध बता रहे हैं, जिस वाक्य में संबंध बता रहे हैं उसे इन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। फिर से देखते हैं, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ बताए उन्हें संबोधक कहते हैं। फिर से, जिसका जिसके साथ संबंध बता रहे हैं इन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक, दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द क्या है? तो दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। देखते हैं उसके उदाहरण। चंचल गरीब है किंतु ईमानदार है। चंचल गरीब है किंतु ईमानदार है। तो यहाँ किंतु जोड़ने का काम हुआ। उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां और दूध आवश्यक है। यहाँ और से दो वाक्यों को जोड़ दिया है। तो उपर्युक्त जो वाक्य है किंतु, इसीलिए और आदि शब्द जो है वो शब्द दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। फिर से, जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं इन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक, जिन शब्दों के द्वारा शोक, घृणा, हर्ष, आश्चर्य आदि जो भाव है वो प्रकट होते हैं इन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। देखते हैं उसके उदाहरण। शाबाश, तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। शाबाश, तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अरे आप कौन है? वाह, कितना सुंदर मंदिर है। वाह, कितना सुंदर नदी है। वाह, कितना सुंदर तालाब है। बाप रे बाप, कितना बड़ा सांप। बाप रे बाप, कितना बड़ा सांप। तो कि ये सब क्या है? तो ये सब वाक्यों में देखते हैं तो शाबाश, अरे, वाह, बाप रे, ये जो शब्द जो आया क्रमशः प्रशंसा, आश्चर्य, हर्ष, ये सबका जो बोध कराता है उसे विस्मयवादी बोधक शब्द भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द है उसमें कौन कौन से भाव है? तो के शोक के, चेतावनी के, हर्ष के, घृणा के, आश्चर्य के, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, देखते हैं कुछ और उदाहरण। हे राम, ओ, हाय, उफ, हाय राम। सावधान, खबरदार, बच्चों, बचो, बचो, हटो, हटो, छी, धिक, छी, छी, धत, धिक्कार। तो इसमें शोक है, चेतावनी है, हर्ष है, घृणा है। ये जो वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं और जो ऐसे शब्द आते हैं, हे राम, ओ, उप, हाय राम, ये शोक वाले हैं। और सावधान, खबरदार, बचो,
हटो ये चेतावनी वाले शब्द है। आहा, वाह, खूब, धन्य धन्य ये जो है वो हर्ष बताने वाले शब्द है। ची, धिक, ची, तत्, धिक्कार ये जो शब्द है वो ध्रुणा बताते हैं। तो ऐसे शब्दों को जिस वाक्यों में आते हैं ऐसे वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो यह नेक्स्ट अभी देखते हैं। और तो क्या, अरे, बाप रे बाप आश्चर्य बताते हैं ऐसे शब्दों में। अच्छा, ठीक, जी, बहुत अच्छा, जी वहां, तो उसमें स्वीकृति बताता है। अरे, हे, ओ, जी, ओ, तो संबोधन बताते हैं ऐसे शब्द। अच्छा, हाँ, ठीक है, अवश्य, तो उसमें अनुमोदन बताते हैं। ऐसे जो शब्द जिस वाक्यों में आते हैं उसे भी विस्मयादि बोधक वाक्यों कहते हैं। तो यहाँ आपके ये जो चैप्टर है अव्यय वाला, तो ये भी पूर्ण होता है। अब हम पत्र के बारे में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखते हैं पत्र कैसे लिखते हैं। आपको भी अपनी सहेली को, अपनी मम्मी पापा को पत्र कैसे लिखेंगे, अगर स्कूल में 1-2 दिन आपको रजा चाहिए तो प्रिंसिपल को आप कैसे पत्र लिखेंगे, अपने वर्ग शिक्षक क्लास टीचर को आप कैसे पत्र लिखेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ अब आपका यह जो प्रकरण है ये पूर्ण होता है काल का और अव्यय का। नमो नमः, नमस्कार।